दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पृथक दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सबको पता है, हम लेकर आए हैं श्रृंखला छात्रावास प्रबंधन की, और इस श्रृंखला का तीसरा भाग है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इसके दोनों भागों को बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप सभी के कमेंट्स मुझे पढ़ के बहुत अच्छे लगे, आप लोगों का फीडबैक पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को ये श्रृंखला पसंद आ रही है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। और जल्दी ही आप सभी कह रहे थे कि सर जल्दी-जल्दी इसको ख़त्म करिए। बिल्कुल, ये जल्दी ही ख़त्म होगा। अभी आने वाले कुछ दिनों में आंधी-तूफ़ान और किस चक्कर में इंटरनेट की व्याधि उत्पन्न हो चुकी थी, और जो अब दूर हो चुकी है, और इसलिए जल्दी से जल्दी ये आपको प्राप्त होगा। और ये तीसरा क्लास है, और इस क्लास के अंत में मैं कुछ डाउट्स जो मुझे मिले हैं कमेंट सेक्शन में, उन डाउट्स को भी मैं क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। छात्रावास प्रबंधन पे भाग 3। अब ज़्यादा ये भाग बचा नहीं है, तो इसलिए कृपया आप जल्दी से और अच्छे से देखिएगा, और इसके पूर्णता के पश्चात हम इसका एक एमसीक्यू भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ पढ़ना लिखना, अपनी बुक कॉपीज़ निकाल लीजिए, नोट करते जाइए, याद करते जाइए। तो सबसे पहले है छात्रावास के बिंदु। छात्रावास प्रबंधन में हमने देखा था कि छात्रावास प्रबंधन में मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है, अभिलेखों का प्रबंधन होता है। ये दोनों प्रबंधन हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। प्रशासनिक प्रबंधन और अभिलेखों का प्रबंधन। इसके बाद जो टॉपिक बचता है दोस्तों, मेस। मेस आप जानते हैं कि छात्रावास, जैसे नाम से स्पष्ट है कि छात्रावास में बच्चे क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से अध्ययन? रहवास करके अध्ययन करेंगे। तो छात्रावास में रहवास अध्ययन होता है, तो क्या होगा कि बच्चों का खान-पान की सुविधा जो है छात्रावास अधीक्षक क्या है, शासन के नियमानुसार क्या करता है, प्रदान करता है। तो इस खान-पान व्यवस्था का पूरा जो मैनेजमेंट है, इसे ही मेस प्रबंधन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चलिए, मेस प्रबंधन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और आपको दिख रहा है कि मेस अर्थात जो भोजन है, भोजन व्यवस्था है, उसका संपूर्ण प्रबंधन करना अधीक्षक का दायित्व है। और यह दायित्व की पूर्ति वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है। हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों में रसोइया होते हैं, और ये रसोइया क्या करते हैं, खाना निर्माण में, मेस निर्माण में अधीक्षक की सहायता करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला दायित्व है, जैसे आपको मैंने लिखा है कि अगर अन्न अच्छा होगा, अन्न अर्थात अगर भोजन अच्छा होगा, तो बच्चों का मन भी अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो छात्र क्या रहेगा, अच्छे से संतोष प्रवृत्ति के साथ, संतुष्टि के साथ आपकी संस्था में रहेगा। अर्थात अगर आपको अपनी संस्था में अनुशासन की प्रकृति भी निर्मित करनी है, तो अच्छा भोजन आवश्यक है। और ये अच्छा भोजन ही बच्चों को क्या करता है, संतोषी बनाता है, और किसी भी प्रकार से आपके किसी से प्रकार से संस्था में जो है एक अनुशासन निर्मित होता है। तो एक अच्छा भोजन कराना हमारा दायित्व है। तो अच्छे भोजन के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि जो अधीक्षक को शासन के द्वारा मेनू का निर्धारण किया गया है, उस मेनू का ज्ञान होना आवश्यक है। यह मेनू प्रत्येक संस्था के मेस कक्ष में दृष्टिपट रखी हुई होती है, लिखी हुई होती है। तो इस मेनू का ज्ञान करना क्या आवश्यक है, संस्था के मेस रूम में होती है। तो इस मेनू का ज्ञान करना भी, इस मेनू को याद करना या देखना भी अधीक्षक का दायित्व है। यह मेनू क्या है, किस प्रकार से भोजन किस दिन लिखे गए हैं। ज्ञान के साथ साथ अधीक्षक को ये भी जरूरी रखना है कि ये मेनू इस प्रकार से निर्मित क्यों गया है, कि मेनू अगर वो निर्मित मेनू है, तो मेनू इस प्रकार से क्यों निर्मित है कि उसमें इस दिन ही चना का समावेश है, या किसी दिन सोया बड़ी का समावेश है, या किसी दिन हरी सब्जियां हैं। तो ये मेनू क्या है, तो मेनू का ज्ञान का अर्थ है कि आपको रटना नहीं है, आपका अर्थ है कि उसे समझना है कि क्यों मेनू इस प्रकार है। इससे आगे पॉइंट में बताऊंगा कि क्यों समझना जरूरी होता है मेनू को। तो मेनू को आपको समझना है, पहली बात। उसके पश्चात प्रत्येक माह में, जैसे ही माह प्रारंभ हो रहा है, तो आपका जो बजट है, आपको जो व्यय राशि है, व्यय सीमा है, उस व्यय सीमा के अंतर्गत आपको मेनू अनुरूप जो जो सामग्री आपको लगेगी, उन सामग्रियों का क्रय करना है। इस सामग्री में सबसे महत्वपूर्ण है चावल। और चावल हमको कहाँ से प्राप्त क्रय करना होता है, सहकारी उचित मूल्य की दुकान, जो सोसाइटी होती है, वहाँ से करना होता है। तो व्यय सीमा में हमें क्रय करना है। व्यय सीमा में किस प्रकार क्रय करना है कि मेनू में जो भी हमें लिखा गया है, वो सभी सामग्रियाँ क्या हो जाएं, इससे निर्मित
हो जाए। इसके बाद अधीक्षक का एक दायित्व होता है कि गुणवत्तापूर्ण सामग्री। आप सभी जानते हैं कि बाजारों में दो ही अलग अलग दर पर अलग अलग क्वालिटी की सामग्री होती है, तो हमें कैसी सामग्री खरीदनी है? क्वालिटी वाली, ताकि छात्रों के स्वास्थ्य से कोई भी समझौता नहीं करना है। यह याद रखिएगा, छात्रों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं करना है। कि आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी लेके आते हैं, मान लीजिए आप थोड़ी सब स्टैंडर्ड कम रेट वाली लेके आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि उससे कहीं ना कहीं छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, और छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली अधीक्षक ही परेशान होगा। क्योंकि आपके उसकी स्वास्थ्यगत सब जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, और बच्चे भी असंतुष्ट होंगे तब भी अधीक्षक परेशान होगा। तो अंत में सभी परेशानियों से बचने के लिए क्या करना है? मेनू का ज्ञान करना है, मेनू का अध्ययन करना है, आवश्यकता अनुरूप क्रय करना है, और गुणवत्तापूर्ण सामग्री क्या होती है? अधीक्षक को क्रय करनी होती है। तो ये है हमारे पहले टॉपिक पे। आगे देखते हैं कि मेनू में क्या परिवर्तन संभव है। जो शासन की जो मेनू निर्मित हुई है, क्या उसमें अधीक्षक परिवर्तन कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, शासन ये का एक तात्पर्य यह है, शासन यह चाहता है, विभाग ये चाहता है कि बच्चे आपकी संस्था में संतुष्ट रहें, खुश रहें, और खुश रहते हुए अध्ययन अध्यापन करें। तो यहाँ पर छात्रों में मेनू में जो है, मेनू तटस्थ नहीं है। मेनू में छात्रों की रुचि के अनुरूप जो है परस्पर सहमति से परिवर्तन संभव है। दूसरा, परस्पर सहमति से परिवर्तन संभव है। दूसरी, उपलब्धता के आधार भी परिवर्तन संभव है। मान लीजिए कोई रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया में आप रहते हैं, वहाँ सब्जी का जो बाजार है वो 2 दिन लग रहा है। जो बाजार है, हरी सब्जी का जो बाजार है, वो 2 दिन लग रहा है हफ्ते में। उस 2 दिनों में आप मेनू में देखेंगे तो उस 2 दिनों में चना है या सोया बड़ी है, अर्थात हरी सब्जी का उस दिन उल्लेख नहीं है मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप उस मेनू के दिवस को परिवर्तित कर सकते हैं, और जिस दिन आपको ताज़ी हरी सब्जियां निर्मित हो रही हैं उस दिन आप हरी सब्जी बना सकते हैं, और जिस दिन हरी सब्जियां उपलब्ध नहीं हो रही हैं उस दिन आप सूखी सब्जी या फिर जो चना मटर इस प्रकार की सब्जियां बना सकते हैं। तो ये भी किस में निर्भर करता है? ये भी अधीक्षक पर निर्भर करता है कि वह उपलब्धता के अनुरूप मेनू में परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते कि क्या है, जो पोषक तत्व हैं, जो जिस भावना से मेनू बना गया है उस वो पूरी का पूरा पालन हो। आपको हफ्ते में 2 दिन मान लीजिए सोया बड़ी अर्थात प्रोटीन देना है बच्चों को, तो वो प्रोटीन आप हफ्ते में 2 दिन दे दें। ये 2 दिन कौन है? ये आप अपने आधार पर क्या कर सकते हैं? उपलब्धता के आधार पर उसे परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है छात्रों का विश्वास। छात्र क्या खाना चाहते हैं? मान लीजिए आपकी संस्था में मेनू में लिख दिया है कि भाई मेनू में लौकी प्रतिदिन लौकी बनना है। अब आप प्रतिदिन रोज पे रोज लौकी हिला रहे हैं, छात्रों को मान लीजिए रुचि नहीं है, तो इसमें भी अधिकांश छात्रों की रुचि का ध्यान रखना है, कुछ एक छात्रों की रुचि का नहीं, अधिकांश छात्र क्या कहते हैं, अर्थात आपको सामूहिकता में कार्य करना है। इसके बाद जो भोजन व्यवस्था वो मौसम के अनुरूप हो। तो देखिए, अधीक्षक को ये भी जानकारी होना चाहिए, जो आप जानते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे हैं कि ठंड का दिन आ रहा है, बरसात का दिन आ रहा है, बरसात में आप जानते हैं कि सोया बड़ी को खुली उपयोग कम किया जाता है, क्योंकि नमी के कारण उसे फफूंद लगने लगते हैं। तो भाई बरसात आ रहा है तो आप बरसात में या तो सोया बड़ी का उपयोग क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड आ गई है, सर्दी खांसी बढ़ रही है बच्चों में, तो उस समय आप जो कढ़ी है, ये जो खट्टी सब्जियां हैं, इसको कम निर्मित करा दीजिए। गर्मी आ गई है तो इनका उपयोग बढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार से जो भोजन व्यवस्था है किसके अनुरूप होना चाहिए? मौसम के अनुरूप होना चाहिए, और अधीक्षक को ये भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सी चीज़ें किस प्रकार से देना चाहिए। इसके बाद ये उचित भंडारण, जो भी सामग्री आप उठाव करेंगे उनका भंडारण कैसा होना चाहिए? उचित, अर्थात उन्हें बंद बंद डब्बों में, रैक में। कहीं चूहे की समस्या है, चावल आपने लेके आ गया, आपने स्टोर रूम में रख दिया, अब चूहे उसे खराब कर रहे हैं, तो ये भी अधीक्षक का दायित्व है कि भंडारण किस प्रकार हो, उसका रख रखाव किस प्रकार हो, मेस में जो व्यवस्था हो वो किस प्रकार हो, और सब की जो आपकी व्यय पंजी है उसमें क्या भी होना चाहिए? अभिलेख में एंट्री भी होनी चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है मेस प्रबंधन में, ये है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो खाना निर्मित करेंगे और छात्रों से नियमित संवाद भी करना आवश्यक है। मान लीजिए कि मेस का कर्मचारी खाना बना रहा है, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, या बच्चों को उसमें कुछ कमी लग रही है, या कर्मचारी आपको बता रहा है कि सर मुझे सामग्रियों में ये कमी है, तो नियमित प्रकार से आपको क्या करना है? अधीक्षक को क्या दायित्व है कि छात्रों से और चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से भी नियमित रूप से संवाद क्या करना है? उसे स्थापित करना है।
और इसके साथ साथ उन्हें बीच बीच में नियमित संवाद के द्वारा बच्चों को भी जागरूक करना है कि भाई ये भोजन, ये मेनू क्यों है, प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, ये सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या नुकसान है। मान लीजिए बच्चा ने बोल दिया हम लाल भाजी नहीं खाएंगे, तो उसको आपको नियमित करने कि भाई भाजी नहीं खाने से क्या नुकसान है। तो ये आप अधीक्षक पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से संवाद के द्वारा, अपनी जानकारियों के द्वारा बच्चों को संतुष्ट करता है। इसके बाद आगे क्रम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि संतुलित और पौष्टिक आहार का ज्ञान आवश्यक है। जो आपको याद है, हम संतुलित और पौष्टिक आहार का ज्ञान होना अधीक्षक को आवश्यक है, क्योंकि जब अधीक्षक सभी चीज़ों को ज्ञान रखेगा तब क्या कर सकता है, वो बच्चों को भी जागरूक या कर सकता है, बच्चों को भी बता सकता है। इसके साथ ही साथ जो मेस में महत्वपूर्ण चीज़ है कि सामूहिक भोजन की आदत का विकास करना है। अधिकांश सभी छात्रावासों में ये होता है और अधीक्षक का दायित्व भी यही करना है कि भोजन सामूहिक रूप से हो, अर्थात सभी बच्चे एक साथ बैठकर जैसे घर परिवार में हम खाते हैं उस प्रकार से हो, उससे और साथ ही साथ इनमें प्रार्थना आदि का समावेश, ताकि जो थैंकफुलनेस है, जो किसी व्यक्ति, देश, शासन, इसके प्रति जो धन्यवाद का भाव है वो बच्चों के अंदर विकसित हो सके, इसलिए प्रार्थना आदि का भी समावेश किया जाना है। इसके बाद नियमित रूप से साफ सफाई बहुत अधिक आवश्यक है। मेस व्यवस्था में शुद्ध पेयजल के लिए नियमित रूप से जो टंकियां हैं, बर्तन हैं, इनकी साफ सफाई होना आवश्यक है। दैनिक रूप से, नियमित रूप से बच्चों लोग को रेगुलर जो सामान्य भोजन नियम है, जो नैतिक नियम हम कहते हैं, जैसे भोजन के पूर्व हाथ धोना है, भोजन चबाकर खाना है, एक साथ बैठना है, एक साथ उठना है, टेबल मैनर जो होते हैं, तो ये सब भी क्या करना है, अधीक्षक का दायित्व है कि बच्चों को क्या करे, प्रदान करे। आप देख सकते हैं अधीक्षक केवल बच्चों को रखता नहीं है, बच्चों को अपने यहाँ सिर्फ भोजन नहीं कराता, बल्कि उनको एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए जो नैतिक शिक्षा है वो भी प्रदान करना अधीक्षक का दायित्व है। तो नैतिक शिक्षा वाला पोर्शन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सामान्य भोजन का नियम, इस प्रकार की जानकारी बच्चों को देना है। साथ ही साथ इसमें किचन गार्डन का विकास भी अधीक्षक चाहे तो अपने और बच्चों की रुचि, क्षमता और स्थान के आधार पर किचन गार्डन का विकास करना है, ताकि बच्चों को किचन गार्डन से ताज़ी हरी सब्जियां भी प्राप्त हो सके और जो मेस व्यय का जो भार है वो क्या हो सके, कम हो सके, और उस अर्थ का, उस राशि का उपयोग आप दूसरी जगह भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रत्येक हॉस्टल में एक दैनिक समय सारणी बनी हुई है। उस समय सारणी का पालन भी अधीक्षक को नियमित रूप से कराना चाहिए, ताकि समय है, मान लीजिए आपको प्रतिदिन 10 बजे भोजन है, स्कूल जाने के पहले बच्चे भोजन करके जाते हैं, तो नियमित रूप से पालन हो। शाम को जो समय है वो नियमित रूप से पालन हो, नाश्ते का जो समय है वो नियमित रूप से पालन हो। तो दैनिक समय सारणी का पालन कराना भी अधीक्षक का दायित्व है। मेस प्रबंधन के अंतर्गत ये सम्मिलित होता है। आगे आने वाले देखते हैं कि यहाँ पर मोटी मोटी बातें मेस प्रबंधन के मैंने की, भंडारण क्या क्या है, क्रय अच्छा करना है, भंडारण अच्छा करना है, नैतिक शिक्षा देनी है बच्चों को। उसके बाद पौष्टिक आहार और मेनू को ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आप बच्चों को बता सकें कि क्या क्या चीज़ किस में होती है। तो ये मोटा मोटा मेस प्रबंधन के अंतर्गत हम देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन पे चलते हैं कि स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन में क्या है और इसके लिए अधीक्षक क्या क्या कर सकता है और क्या किया जाना चाहिए। तो इसके लिए स्वास्थ्य में आपातकाल का हमारा प्रथम सिद्धांत है, अधीक्षक कार्य का प्रथम सिद्धांत है कि रिलीफ मिले, तत्काल रिलीफ, तत्कालिक समाधान मिले, ये प्रथम सिद्धांत है कोई भी आपातकालीन परिस्थिति में। उसके बाद आप जानते हैं, हम बार बार टीवी सीरियल में देखते हैं, टीवी कमर्शियल्स में देखते हैं कि जानकारी ही बचाव है। तो सबसे पहले तो बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता का ज्ञान देना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वच्छता रहेगी जिससे बच्चे विभिन्न बीमारियों से बचेंगे। हाथ धोना है, समय पर कपड़े धोने हैं, नहाना है, बाल कट करने हैं, नाखून काटने हैं। उस प्रकार से जैसे हम मौसम के आधार पे भी कि जब ठंड आ रही है तो आपको मोजे पहनने हैं, गर्म कपड़े पहनने हैं, गर्मी आ रही है तो अधिक से अधिक पानी पीना है आपको। साथ ही साथ गर्मी के दिनों में मान लीजिए आप बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं तो तत्काल ठंडी जगह पे नहीं जाना है, गर्म से ठंडे पे नहीं जाना है। साथ ही साथ एकदम से आपको कोई ठंडा चीज़ ना खाना है। तो इस प्रकार से जो बेसिक नॉलेज है आपको बच्चों को बीच बीच में देते रहना है, जिससे बच्चा क्या है, विभिन्न बीमारियों से बच के रहे। उन्हें सिखाना है कि बाहरी वस्तुओं को, बाहरी चीज़ों को अधिक से अधिक नहीं खाना है। तो इस प्रकार से बच्चों को नियमित ज्ञान देना आवश्यक है, ताकि बच्चा जागरूक रहेगा तो बच्चे 80% से 90% बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरी बात, बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आती है उनसे समन्वय करते हुए बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराना है।
संस्था में हाइजीन निर्मित रखना है, बच्चों को परस्पर चादर, कंबल, पानी, भोजन जो भी है उससे स्वच्छ रखना है। बच्चों को हाइजीन सिखाना है कि सही बच्चों के चादर अलग हैं, कंबल अलग हैं, गद्दे अलग हैं, तो उनको ये बताना है कि आप अपने ही चीज़ों का उपयोग करें। जनरली गाँव ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं तो वो एक दूसरे की चीज़ें परिवर्तित करते हुए, बदलते हुए उपयोग करने लगते हैं। तो आपको ये सिखाना है, आपको ये बताना है कि भाई इससे क्या नुकसान हो सकता है, कैसे संक्रमित बीमारियाँ क्या होती हैं, वो कैसे फैलती हैं। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? अधीक्षक के ज्ञान पे। अगर अधीक्षक जागरूक होगा तो बच्चे स्वस्थ होंगे। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है कि बच्चे अगर अधीक्षक जागरूक है तो बच्चे स्वस्थ होंगे। और उसके साथ साथ बच्चों का एक नियमित स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी अधीक्षक को क्या करना है? मेंटेन करना है। चाहे आप रजिस्टर के रूप में करें, डायरी के रूप में करें, कार्ड के रूप में करें, किसी भी रूप में एक बच्चे के स्वास्थ्य की हिस्ट्री आपके पास भी होना चाहिए, ताकि आपको ज्ञात हो कि किसी बच्चे को स्वास्थ्य क्या समस्याएं हो सकती हैं। नियमित रूप से हो रही हैं तो आप उच्च डॉक्टरों से या उनके पालक से संपर्क कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें भी स्वास्थ्य रिकॉर्ड करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि आपातकालीन स्थिति में क्या-क्या आवश्यक कदम एक अधीक्षक को उठाना चाहिए और उठाना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्राथमिक उपचार। सभी अधीक्षकों को एक फर्स्ट एड किट, अधीक्षक ही नहीं, आप अपने घर में भी एक फर्स्ट एड किट रखना अनिवार्य है। एक फर्स्ट एड किट होना आवश्यक है, जिसमें आप नियमित रूप से डेटॉल हो गया, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई, पट्टी हो गई, गॉज हो गया, कॉटन हो गया, ये सभी आप रख सकते हैं। इसके बाद प्राथमिक उपचार प्रदान करते ही अगर आपको स्थिति दिख रही है कि भाई थोड़ी-सी गंभीर है, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत संपर्क करना है, बच्चों को वहाँ ले जाना है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में। स्वास्थ्य केंद्र वाला फिर आपको जिला अस्पताल या फिर आपको सीएससी में रेफ़र करता है, तो वहाँ आपको बच्चों को लेके जाना है। इसलिए आप 108 एम्बुलेंस आदि का उपयोग करवा सकते हैं। और किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में अधीक्षक का ये दायित्व है कि सबसे पहले अपने उच्च अधिकारियों को और बच्चों के पालक को क्या करें? सूचित करें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों से और समावेशित करना चाहूँगा कि अधीक्षक को एक और ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति के लिए अपने चतुश्रेणी कर्मचारी और जो बाकी छात्र हैं सभी को जानकारी देना चाहिए। मान लीजिए आवश्यक नहीं कि आप अपनी संस्था में हर समय उपलब्ध हों। कभी आप मीटिंग के लिए जा सकते हैं, कभी आप अन्य कार्यों के लिए जा सकते हैं। तो भाई किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में आप जो कदम है वो अपने चतुश्रेणी कर्मचारी और सभी बच्चों को, चूँकि कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक संस्था में अध्ययनरत रहते हैं, तो इन बच्चों को आपातकालीन परिस्थिति में क्या करना है ये भी आप बता के रखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा है, ताकि बच्चा अपने घर में भी और आपकी संस्था में भी, आपके यूनिवर्सिटी में भी आपातकालीन चीज़ों को हैंडल कर सके। मान लीजिए किसी को चोट लग गई तो तुरंत बस सभी बच्चों को बताओ कि चोट लग गई तो सबसे पहले हमें डेटॉल से क्लीन करना है, बोरोप्लस लगाना है या एंटीसेप्टिक लगाना है, गॉज लगाना है। बच्चा कोई गिर गया, लोहे से उसको कट गया तो उसे ये जानकारी हो कि टिटनेस का इंजेक्शन लगाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ज्ञान और जानकारी देना अधीक्षक का दायित्व है और उसे ये अपने संस्था में अच्छे प्रबंधन के लिए करना चाहिए। इसके बाद यहाँ तक हुई आपातकालीन परिस्थितियों की बात, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। आने वाली कक्षा में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, इस समस्या पे हम केस स्टडी के रूप में बात करेंगे। मान लीजिए ऐसा हो गया तो हम अधीक्षक को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा को चोट लग गई तो क्या होगा। तो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं और उनके निदान पे हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ अधोसंरचना का प्रबंधन किस प्रकार अधीक्षक करता है वो हम बात करेंगे। आपके सिलेबस में योग पर एक टॉपिक लिखा है, तो योग पे ज़्यादा विस्तृत ना जाते हुए एक ये सामान्य जानकारी हम इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बाल मन और बाल स्वास्थ्य पे हम चर्चा करेंगे। और पॉक्सो एक्ट जो है, बच्चों के लिए लैंगिक अपराध संरक्षण का जो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अपने आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों कि कुछ छात्र, कुछ मुझसे ये बार बार कमेंट पे एक उनके अंदर जिज्ञासा है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या वो संपूर्ण है? तो नहीं, कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी संपूर्ण नहीं होता है। चाहे आप कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, चाहे आप गणित बना रहे हो, कोई भी एक बुक, एक टीचर, एक शिक्षक, एक व्यवस्था संपूर्ण नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। कोई भी अगर आपको ये कह रहा है कि आप सिर्फ ये बुक पढ़ के आप कर लीजिए, आपका 100% है, तो ऐसा नहीं होता कंपटीशन एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम का तात्पर्य है कि आपको दूसरों से अधिक करना है, दूसरों से अधिक। आपके अंक ऐसे आने चाहिए, दूसरों से ज़्यादा आने चाहिए। आपको मेरिट
आपको ऐसा नहीं कि 90% 95%। अब इस अंतर को समझिए कि कंपटीशन एग्जाम में और नॉर्मल एग्जाम में क्या अंतर होता है। आप 10वीं 12वीं के एग्जाम दिलाते हैं, आप अधिक से अधिक रट के नंबर ले आते हैं। कंपटीशन में ऐसा नहीं है, आपको दूसरों से अधिक लाना है, ये कंपटीशन एग्जाम कहता है। दूसरों से अधिक आपको नंबर लाना है, ये कंपटीशन एग्जाम कहता है। तो यहाँ पर कुछ भी संपूर्ण नहीं है। चूंकि ये टॉपिक का समावेश पहली बार छात्रावास अधीक्षक में हुआ है, छात्रावास प्रबंधन और छात्रावास वाले प्रबंधन में देखेंगे 4 अंक पे सभी चीजें हैं। इस 4 अंक में क्या क्या है? 4 अंक में है आपका शैक्षणिक आपको अधिनियम, शैक्षणिक अधिनियम, शैक्षणिक नवाचार, शैक्षणिक कार्य और साथ में छात्रावास प्रबंधन। तो इस टॉपिक पे कुल 4 अंक हैं, 4 अंक का ये टॉपिक है। इस पे आपको तो ये छात्रावास प्रबंधन का टॉपिक कहीं किसी जगह बुक्स पे या किसी ऐसे माध्यम में उपलब्ध नहीं है। मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ, चूँकि मैं स्वयं ही का छात्रावास अधीक्षक हूँ और 7 वर्षों से सेवा में हूँ, तो हम लोग की जो समय समय पे ट्रेनिंग होती है, जो शासन के द्वारा हमें प्रशिक्षण दिया जाता है, वह प्रशिक्षण मूल रूप से किस पे निर्भर होता है? छात्रावास प्रबंधन का प्रशिक्षण होता है। तो उस प्रशिक्षण के नोट्स और उस प्रशिक्षण की कार्रवाई और जो अपना एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं ये चीज़ें आप लोग के लिए बना के लाया हूँ, ताकि आप एक शून्य में जानने से अच्छा है कि आप इस चीज़ों को जान जाएँ, इस चीज़ों को समझ जाएँ, ताकि जो इससे मिले जुले सवाल हैं, जो जुड़ते हुए सवाल हैं, वो एक आपके पास ऊपर रहे। और आप देखेंगे कि ज़्यादा नहीं, अगर मेरे एक 15 से 20 मिनट का एक वीडियो हो रहा है मान लीजिए, और ऐसे 4 वीडियो बन रहे हैं, मतलब 1 घंटे के वीडियो में, 1 से 2 घंटे के वीडियो में आप अगर छात्रावास प्रणाली को समझ रहे हैं, छात्रावास प्रबंधन को समझ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के उपरांत भी आपके लिए हेल्पफुल है। आपके डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल है कि मान लीजिए आपके 3 से 4 एग्ज़ाम निकल रहे हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल है आपके कौन से एग्ज़ाम को आप चयन करते हैं। साथ ही साथ परीक्षा में अगर इससे संबंधित सवाल आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कृपया पढ़िए, अध्ययन करिए। फिर से कहूँगा, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं होती है। इसका कोई रिटन मटेरियल, रिटन सिलेबस आपके टॉपिक पे नहीं लिखा हुआ है। एक शब्द केवल लिखा हुआ है, छात्रावास प्रबंधन। तो उस प्रबंधन के ऊपर जो मेरे पास साधन हैं, जो मेरे पास मटेरियल्स हैं या जो मेरे नॉलेज में हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो कृपया ऐसा मत समझिएगा कि केवल यही पढ़ लेने से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अगर आप करके जाएँगे तो आप दूसरों से थोड़ा अच्छा कर पाएँगे। ये मेरी इसमें आप प्रयास है। तो आने वाली कक्षा हम ये सभी देखेंगे। साथ ही साथ आने वाली कक्षा में हम एक FAQ सेशन फिर से करेंगे कि आपके सवाल हम लेंगे, आपके सवाल हम लेंगे और आपके सवालों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने सवाल जो हैं, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी भेजिएगा, क्योंकि यूट्यूब में संभव नहीं है सबके सवाल एक साथ दे देना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे और टेलीग्राम चैनल पे एक सवाल का मैं लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक पे अपने सवाल क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, ताकि आप सबके सवाल मुझे मिलते जाएँ। मैं एक लिंक डालूँगा आज अपने टेलीग्राम पे, तो आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो सवाल हैं, आप मुझे उसमें भेज सकते हैं, ताकि आगामी वीडियो में हम आपके डाउट्स को भी क्लियर करेंगे। जो डाउट अभी तक, अब चूँकि अब लगभग 1 मार्च से छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, 1 महीना आ गया है। तो इस 1 महीने में आपकी तैयारी कैसी है? आपने क्या-क्या तैयारी की है? क्या आपको समस्याएँ आ रही हैं? हम सभी इस पे बात करेंगे और उसके बाद आपकी समस्याओं के आधार पर फिर एक स्ट्रेटजी बनाएँगे कि क्या अब स्ट्रेटजी बची हुई टाइम पे होनी चाहिए। तो ये अपना रोड मैप रहेगा पढ़ने का। आप सभी अपना फीडबैक ज़रूर प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।